सोचिए, एक पल के लिए 15 साल, 15 पूरे साल तक एक नेता ने एक राज्य पर एक छत्र राज्य किया हो। उसकी पार्टी के लोग हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में हों। उसका नाम सुनते ही पुलिस रुक जाए, अफसर झुक जाए और विरोधी चुप हो जाए। और फिर एक दिन वह नेता न सिर्फ अपनी सरकार हारे बल्कि खुद अपनी सीट से भी हार जाए। यह 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी, वही ममता जिन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी किले को धूल में मिला दिया था, जिनकी एक आवाज़ पर पूरा बंगाल रुक जाता था, जिनके पाँव में हवाई चप्पल थी और आंखों में बंगाल बदलने का सपना, जिन्हें पूरा बंगाल दीदी कहता था। वही दीदी आज अपनी ही सीट भवानीपुर में 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार गईं। लेकिन ये सिर्फ एक नेता की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। और इस कहानी में 2 सच हैं। एक वह सच जो वोटों में दिखा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, टूटा हुआ भरोसा। और एक वह सच जिसका दावा ममता और उनके समर्थक कर रहे हैं, साजिश, मशीनों में हेरफेर, वोटरों की जानबूझकर छंटाई। आज हम दोनों सच आपके सामने रखेंगे और फैसला आप खुद करेंगे। 4 मई 2026 जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो नतीजे आने से पहले ही हवा का रुख समझ आ गया था। जब धुआं छंटा तो तस्वीर साफ थी। भारतीय जनता पार्टी 206 सीटें, 45.84% वोट शेयर। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 81 सीटें। जो पार्टी 2021 में 215 सीटें जीत चुकी थी, वह 2026 में 134 सीटें गंवा बैठी। और सबसे बड़ा झटका भवानीपुर का, जहां ममता बनर्जी 2021 में 59,000 वोटों से जीती थी, वहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। वही शुभेंदु अधिकारी जो कभी उन्हीं के सबसे करीबी साथी थे। और अगर यह काफ़ी नहीं था, उनके मंत्रिमंडल के 63% मंत्री ये चुनाव हार गए। यानी जनता ने न सिर्फ सरकार बदली, एक एक चेहरे को नकार दिया। ये कोई सामान्य हार नहीं थी, ये एक करारा जनादेश था। लेकिन सवाल ये है, 15 साल में ऐसा क्या हुआ कि यह नौबत आई। बंगाल में एक शब्द है, कटमणी। जब केंद्र सरकार की किसी योजना का पैसा गांव पहुंचता था तो उसमें से एक हिस्सा पार्टी के लोकल नेता का था। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया, कट। मनरेगा की मजदूरी आई, कट। किसी की मौत पर 2,000 रुपये का अनुदान मिला, उसमें से भी कट। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम था, एक पूरी संस्कृति थी। 15 साल में यह सिस्टम इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि बंगाल में बिना हफ्ता दिए बालू और सीमेंट खरीदना तक मुश्किल हो गया था। घर बनाना है तो पार्टी के उस लड़के से सामान खरीदो जो इलाके का सर्किट चलाता है। कहीं और से खरीदने का मतलब था अगले दिन घर की नींव खुद जानी। यह अफवाह नहीं थी, यह बंगाल की ज़मीनी हकीकत थी। उधर अर्थव्यवस्था की तस्वीर और भी दर्दनाक थी। जो राज्य कभी पूरे भारत की जीडीपी में 10% से ज़्यादा योगदान देता था, वह घटकर 6.5% पर आ गया था। उद्योग बंद, नौकरी नहीं। बंगाल का पढ़ा लिखा नौजवान सूटकेस उठाकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु भाग रहा था। और सबसे बड़ा प्रतीक बना एसएससी घोटाला। स्कूल शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई, ओएमआर शीट से इतनी छेड़छाड़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियां एक झटके में रद्द करनी पड़ी। उन हजारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई जिन्होंने सालों मेहनत की थी, सपने देखे थे, पैसे लगाए थे। 15 साल का गुस्सा किसी न किसी दिन फटता। वह दिन 4 मई 2026 था। अगस्त 2024 कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी। और जो उसके साथ हुआ वह इतना भयानक था कि शब्द कम पड़ते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक था सरकार का रवैया। अस्पताल प्रशासन ने माता पिता को बताया बेटी ने आत्महत्या की है। रात भर क्राइम सीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और जब पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया, डॉक्टर, छात्र, आम आदमी, तब ममता बनर्जी का बयान आया। वही ममता जो खुद एक महिला हैं, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की थी, जो खुद मुख्यमंत्री थीं, गृह मंत्री थीं और स्वास्थ्य मंत्री भी, तीनों एक साथ। उनका बयान था लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। और संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर वर्षों तक स्थानीय महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हथियाने के गंभीर आरोप लगे।
मुख्य आरोपी 55 दिन तक फरार रहा और वह पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, जिसके गृह मंत्री खुद ममता बनर्जी थी। बीजेपी ने यह मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने आरजीकर की पीड़िता की मां को चुनाव मैदान में उतारा। संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को टिकट दिया। यह चुनाव अब सिर्फ सरकार बदलने का नहीं रहा था, यह महिलाओं की इज्जत का सवाल था, इंसाफ का सवाल था और भरोसे का सवाल था। टीएमसी की हार की एक और बड़ी वजह थी जो बाढ़ से कम दिखती थी। अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे, ने पोल स्ट्रेटजिस्ट आईपैक के साथ मिलकर पार्टी को एक कॉरपोरेट मॉडल पर चलाने की कोशिश की। पुराने घास जड़ वाले नेताओं को साइडलाइन किया गया, नए चेहरे मैदान में उतारे गए। नतीजा, जिन 74 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए उनमें से 51 पर टीएमसी हार गई। और जैसे यह काफ़ी नहीं था, चुनाव से महीनों पहले ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईपैक पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ममता बनर्जी को जांच में दखलंदाजी के लिए कड़ी फटकार लगाई। पार्टी के अंदर से ही नेता बिदकने लगे। जो टीएमसी का भी एक मजबूत किला थी, वह दरकने लगी थी। 2026 में बंगाल की वोट की गणित पूरी तरह बदल गई। आरजीकर और संदेशखाली के बाद हिंदू वोटों का एकजुटीकरण तेज हो गया था। टीएमसी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप पहले से थे, अब वे और पुख्ता हो गए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट 2021 में लगभग पूरी तरह टीएमसी को जाता था, वह इस बार बढ़ गया। टीएमसी से निकले नेता हुमायूं कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी बनाई। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में इस नई पार्टी ने मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा काट लिया। जो वोट 90 से 95% एक तरफा जाता था, वह बंट गया और यही बंटवारा बीजेपी के लिए जीत का रेड कारपेट बन गया। अब बात करते हैं उस दूसरे सच की। यहाँ हम आपको तथ्य देंगे, फैसला आपका। पहला सवाल, वोटरों की छंटाई। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया। घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। बंगाल से करीब 90 लाख नाम काटे गए। राज्य के कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई। यह 12% की गिरावट थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, बीजेपी की आईटी सेल ने एआई का इस्तेमाल करके खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में नाम हटवाए। चुनाव आयोग का जवाब था, प्रक्रिया संवैधानिक थी। मरे हुए, स्थानांतरित और अवैध वोटर हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद की गंभीरता देखते हुए 150 जिला जजों और 7 सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों को वोटर लिस्ट की निगरानी का काम सौंपा। दूसरा सवाल, ब्लू बोल्ट पेन। ममता ने कहा, कुछ खास बूथों पर एक विशेष पेन बांटा गया जिसकी स्याही कुछ घंटों में गायब हो जाती थी, जिससे वोट अवैध हो जाते। तीसरा सवाल, ईवीएम। अभिषेक बनर्जी ने कहा, रात भर में असली मतपेटियां बदल दी गईं। नई मशीनों के सीरियल नंबर फॉर्म 1780 से मेल नहीं खाते। ममता ने कहा, 12 घंटे से ज़्यादा वोटिंग के बाद ईवीएम की बैटरी 90 से 95% कैसे हो सकती है? यह तभी संभव है जब मशीनें बदली गई हों। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इन सभी दावों को खारिज किया। कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, इसलिए जांच संभव नहीं। दोनों तरफ के दावे रिकॉर्ड पर हैं। सच्चाई अदालतें तय करेंगी। हार के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे षड्यंत्र कहा, लेकिन राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभा को भंग कर दिया और इसी के साथ 15 साल पुरानी सरकार का आधिकारिक अंत हो गया। बंगाल, वह राज्य जिसने एक वक्त पूरे भारत को रास्ता दिखाया था। रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, स्वामी विवेकानंद का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, सत्यजीत रे का बंगाल, वह बंगाल जिसने दुनिया को बोसोन दिया, जो भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% अकेले देता था। वह बंगाल आज मानव विकास सूचकांक में 28 राज्यों में 27वें नंबर पर है। वामपंथ के 34 सालों ने उसे खोखला किया। टीएमसी के 15 सालों ने उस खोखलेपन को और गहरा किया। ममता बनर्जी वही बन गईं जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थीं। क्या बीजेपी वह बंगाल वापस ला सकती है जो कभी था? क्या नई सरकार उद्योग लाएगी, रोजगार देगी, भ्रष्टाचार का सफाया करेगी, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा जैसे 1977 में वामपंथ आया, 2011 में टीएमसी आई और हर बार बंगाल उम्मीद लेकर बैठा और निराशा लेकर उठा। ये चुनाव चाहे एक निर्णायक जनादेश हो या विपक्ष के दावे के अनुसार चुनावी इंजीनियरिंग का एक ऐसा खाका जो पहले कभी नहीं देखा गया।
एक बात तय है, यह चुनाव दशकों तक राजनीति की किताबों में और देश की अदालतों में जिंदा रहेगा। बंगाल थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन बंगाल कभी हारता नहीं। जो राज्य बार बार उठा है वह फिर उठेगा। सवाल सिर्फ ये है, इस बार किसके हाथों में? जय हिंद, जय भारत।